नमस्कार, मैं आपका आशीष कुमेटी आज फिर से एक नए विषय के साथ में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आज जो हम विषय देखेंगे वह एक नया विषय है जो हाल के दौर में बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है इस विषय पर। यह विषय है शिक्षा का। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक राष्ट्रीय महत्व का विषय तो है, लेकिन उसी के साथ-साथ एक आम व्यक्ति का मूल अधिकार भी है। राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो बदलाव की जो बातें हो रही हैं, यह बदलाव की बातें 1964 से चली आ रही हैं। ठीक है, लगातार तो हम शिक्षा के विकास क्रम में अगर हम देखेंगे कि बदलाव कैसे आ रही है, तो मैकाले के समय से लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था बना कर दी, जिसको हम लोग अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अनुसार उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से लाने का प्रयास किया भारत में और किस तरीके से एक शिक्षा व्यवस्था को बनाकर एक अंग्रेजी शिक्षा का ढांचा भारत में रखा। और बाद में जब स्वतंत्र भारत के लिए जब राष्ट्रीय शिक्षा की नीति बनाई गई, तो उसमें सबसे पहले बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की। ठीक है, सबसे पहले। और उसकी चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई? 1964 से। 1964 से 66 तक ड्राफ्टिंग हुई और 1968 में एक नई शिक्षा नीति बनकर तैयार हो गई। अब जब हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो आज एक नए शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी हाल में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। नई शिक्षा नीति 2020 चर्चा में है, क्योंकि यह 34 साल बाद 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी। मतलब क्या कि यह जो नीति है, यह 1986 में बनी हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेने जा रही है। और इसके लिए क्या स्वीकृतियाँ हुई हैं, क्या चर्चाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, इन सारी चीज़ों पर हम आज क्या करेंगे, इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहली बात, क्या आप लोगों के बीच में कुछ बातें रख रहा हूँ कि इस टॉपिक को लेने का कारण क्या है। हम जान रहे हैं कि मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एसे का, निबंध का। निबंध का पेपर पहले दो टॉपिक जिसमें हम लिखते थे 1500 शब्दों का, अब वह बदल कर क्या हो गया है, अब आपको एक भाग से दो टॉपिक लेने पड़ेंगे और दूसरे भाग से भी दो टॉपिक लेने पड़ेंगे। और उन दोनों टॉपिक्स की जो वर्ड लिमिट है, एक ऐसे आपको 750 शब्दों में लिखना होगा और दूसरा भी 750, और भाग दो में भी वैसे 750 के दो ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब कुल 4 ऐसे आपको लिखने हैं, तो टोटल 3000 शब्दों का हेरफेर फिर से है। लेकिन इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे लेके आए और निबंध किस तरीके से लिखना है, कैसे फैक्ट्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उसमें अच्छे शब्दों की तारतम्यता बन सकती है, इन सारे चीज़ों पर चर्चा मैं अब लगातार आप लोगों के साथ में करता रहूँगा। हर जो भी एक नया विषय आएगा, एक नया टॉपिक आएगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधी हो, ऐसे विषयों को, एक विषयों को लेकर निबंध के रूप में बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी के बीच में विषय हम रखेंगे। और इसके इम्पोर्टेंस ये कि ये आपको हेल्प करेगा किसके लिए, पेपर 7 में जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उसमें, तो उसमें आपको हेल्प करेगा कि अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो हम आपको इसमें लिखने में सरलता हो, और अगर ऐसे में अगर आते हैं तो एक संतुलित ऐसे लिखने में भी क्या हो, आप सफल हों। तो इसमें जो अनुभव मैं बांटूंगा वो अपने अनुभव के साथ जो मैंने लिखा है अपने यहाँ पिछले एग्जामों में, उन सब पे चर्चा करते हुए पिछले कुछ निबंधों पर भी हम चर्चा करेंगे, जो ऐसे निबंध हैं जो सार्वभौमिक है, लगातार पूछने वाले विषय जो हैं, ऐसे विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो नए आने वाले जो विषय हैं हाल फिलहाल के, उन पर भी हम लगातार ऐसे और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बेस में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे बेस में हम चर्चा करेंगे। अब एक अच्छा ऐसे लिखने पर उसके परिणाम किस तरीके से आते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे खुद के अच्छे अनुभव हैं, मैंने खुद अपने पिछले एग्जामों में जो ऐसे के पेपर्स में मैंने 110 से 130 नंबर तक कलेक्ट किए हैं। 200 नंबर में 130 नंबर अगर कलेक्ट करना, ये मायने रखता है। और बहुत अच्छे से किस तरीके से लिखा जाता है एक व्यवस्थित ऐसे, वो आपको मैं किसी एक आध वीडियो में बहुत अच्छे से सिर्फ ऐसे पर सिर्फ चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो किस पर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति पर। यह आपके लिए निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और दूसरा आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको पूछता है प्रश्न कि नई शिक्षा नीति में की विशेषताएं क्या है या नई शिक्षा नीति से आप क्या समझ रहे हैं,
ऐसा अगर प्रश्न अगर कहीं आपको आता है तो उसको भी आप इस वीडियो के या इस लेक्चर्स में जो जो पॉइंट्स आएंगे उसके आधार पर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे बेसिकली क्या कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई वह क्या है, वो चर्चा में क्यों है बेसिकली। दूसरा हम इसमें क्या देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब हम ये देखेंगे कि भारत में शिक्षा की विकास यात्रा कैसे आगे बढ़ी। बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा की, स्वतंत्र भारत के बाद की हम चर्चा करेंगे, और जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम शिक्षा के विकास पर अलग से चर्चा हम करने ही वाले हैं। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की विशेषताएं क्या थी, और उसके बाद फिर आखिरी हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा उपयोगी चर्चा इसमें कैसे हो सकती है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और किस तरीके से आपका इसमें इसे लिखा जा सकता है इन सारी चीज़ों को। सबसे खास बात कि जब हम अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति 2020, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो कुछ मुख्य बिंदु जो हाल फिलहाल चर्चा में आई उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। सबसे पहली बात क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या कैबिनेट द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी ये अप्रूव्ड हो चुका है। अब ये अप्रूव्ड होकर संसद में एक बिल के रूप में क्या होगा, प्रस्तुत होगा, और उसके बाद एक अगर संसद की इसकी स्वीकृति मिलती है कुछ संशोधन के बाद अगर, तो ये फिर क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे इसकी जो मेन बात है कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वह भारत के जो एजेंडा है 2030 एजेंडा, सतत विकास 2030 एजेंडा जो है, इस एजेंडा से जुड़ा हुआ है। उसी के तहत इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था। इसके पृष्ठभूमि रखते वक्त भी मैं बताऊंगा कि जब 1986 की जो शिक्षा नीति जब लाई गई थी तो उसमें भी एक ऐसे ही एजेंडे को लेकर चलना, उस पॉलिसी को लाया गया था। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म का, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म परिवर्तनकारी सुधार है ना, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म कह रहे हैं या परिवर्तनकारी सुधार कह रहे हैं। क्या है ये, विद्यालय की शिक्षा और महाविद्यालयीन उच्च शिक्षा दोनों में बदलाव करना और दोनों को एक नए परिवर्तनकारी शिक्षा व्यवस्था के अधीन लाना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। मतलब एक परिवर्तनकारी, उसमें सुधार की बात कर रहा है कौन, नई शिक्षा नीति। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है कि ऐसा क्या सुधार लेकर आएगा ये, और हम जान रहे हैं कि इसमें सुधार की बात करते हुए एक नई शिक्षा व्यवस्था और एक नए शैक्षणिक स्तर को इसमें बताया गया, जिसमें हम अलग से चर्चा भी करेंगे। 5+3+3+4, ठीक, ये एक शिक्षा का स्तर है, एक स्टेज है जिसमें फाउंडेशन, आपका मिडिल और आपकी प्राइमरी, और उसके बाद मिडिल और उसके बाद सेकेंडरी, इस तरीके से क्या बनाया गया है, एक स्तर बनाया गया है जो किस पे बटा हुआ है, एज ग्रुप्स पे बटा गया है। ये एज ग्रुप्स पहले हम देख रहे थे कि 10+2 है ना, पहले हमने जो देखा है अब तक की जो योजनाएं जो चलती गई है 10+2+3, इसके तहत फिर बाद में जो संशोधन हुआ है फिर ये 10+2, इस पे जो हम बात करते थे, तो ये जो है इनका स्थान लेगी इस शैक्षणिक स्तर का। तो इसको हम चर्चा करेंगे ये है क्या, कि फाउंडेशन क्या है, प्राइमरी क्या है, और उसके बाद फिर मिडिल क्या है, और फिर सेकेंडरी क्या है, कि किस तरीके से एज ग्रुप बांटकर इस पर चर्चा हम करेंगे। आगे इसको हम देखेंगे पृष्ठभूमि के बाद में किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है। बेसिकली सबसे खास बात क्या, कि जैसे मैंने आप लोग को अभी पहले भी बताया कि जो नई शिक्षा जो नीति है यह 34 वर्ष बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे क्या देखते हैं कि 34 वर्ष बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये स्थान ले रही है। अब इसी के साथ साथ क्या देखते हैं हम कि ये रिपोर्ट बनाई किसने, तो हम जानते हैं कि जो इसरो के पूर्व जो चेयर पर्सन थे के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता वाली जो समिति थी, इनकी अध्यक्षता वाली जो समिति थी,
ठीक है, इस समिति ने क्या किया है, ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट के मसौदे को किसको सौंपा है, रमेश पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री हैं, किसके, शिक्षा मंत्रालय के अधीन हैं, केंद्रीय मंत्री है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन अब तक चल रहा था, लेकिन अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इसी समय बहुत ही विशेष चर्चा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है या मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसी के साथ ये ध्यान दीजिएगा कि नई शिक्षा नीति तो आ रही है, लेकिन और भी मेजर चेंजेस हैं क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कह रहे थे, अब वो चेंज होकर क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है, शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। और ये जो रिपोर्ट जो इसने बनाई थी, किसने, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने, उसने अपनी रिपोर्ट और वो जो ड्राफ्ट है बेसिकली वो किसको सौंपा था, रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा था। इस रिपोर्ट की खास बात क्या है कि और ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विश्व के सबसे बड़े एक योजना में या इस नीति को तैयार करने के लिए कि विश्व की सबसे बड़ी परामर्श योजना बनाई गई थी, एक विश्व की बहुत बड़ी परामर्श कार्यक्रम तय किया गया है ना, एक बैठकें की गई, सत्र बाई सत्र की गई, जिसमें देश और राज्य के अनेक शिक्षाविदों को क्या किया गया, शामिल किया गया। अलग अलग छत्तीसगढ़ से भी कई कुछ नाम हैं जिनके नामों की चर्चा मैं विशेषकर इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाल फिलहाल के बाद में जब ये चर्चाएं में आएगी, ये कानून बनकर आ जाएगा, इस पर और चर्चाएं होंगी छत्तीसगढ़ पे, तो उनका नाम आपके पास सामने जरूर आ जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ से कई अहम इस विषय लाए गए थे। इसका जो मुख्य बिंदु जो है, जैसे इसमें किस पर बल दिया गया है, यह किस पे बेस्ड होना चाहिए, उस बिंदु को आप नोट करके रखिएगा। फिर फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उद्देश्य इसका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म है, यानी कि एक नया टॉपिक चला है कि सक्षम सतत संस्कार या सक्षम संस्कार शिक्षा, या इसकी बात हम की है, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म जो है या परिवर्तनकारी जो सुधार की जो बात कर रहे हैं, वह जो है वह शिक्षा नीति जो है 34 वर्ष बाद यानी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या लेगी, ये स्थान लेगी। और के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने क्या किया है, इसकी रिपोर्ट को रमेश पोखरियाल निशंक को क्या किया है, इसको सौंपा है, जो केंद्रीय मंत्री थे। मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम बदलकर क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया। ये इतने फैक्ट्स आप बिल्कुल याद रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी काम करेगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसके लिए चाहे आप कोई भी आंसर करेंगे या तो फिर आप उसके लिए SMA में आपको हेल्प करेगा। इसका किस तरीके से लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें सबसे खास बात जो कही जा रही है कि इसमें हम लाएंगे क्या, या नई शिक्षा नीति पर जो मुख्य आधार दिया गया है उस पर हम बाद में विशेषताओं में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके कुछ बिंदु मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूं। क्या कहता है ये कि इसमें पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और इसी के साथ साथ क्या, उत्तरदायित्व। ये जो प्रमुख हैं, पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व, ये कुछ मुद्दे रखे गए हैं जो किसमें शामिल होंगे, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल होंगे। यानी कि जो पहले भी चर्चाओं में रहा हुआ है कि पहुंच कैसे हो, है ना, कि जो एक ग्रास रूट तक स्कूलों में सुधार कैसे हो सकता है, शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है, इन सब चीजों को लेकर एक कुछ मुख्य पॉइंट्स बनाए गए, कुछ मुख्य मुद्दे बनाए गए, जिसमें पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व का जो जैसे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया कि उत्तरदायित्व जैसे बेसिकली ये इसलिए लाया गया है और उत्तरदायित्व बेसिकली वर्ड इसलिए भी यूज किया गया क्योंकि अब तक जितने भी इसमें प्लानिंग हुई, जितनी भी पॉलिसीज बनी, उसका उनमें जो बातें थी, जो ढांचा उसका तैयार किया गया, वो क्रांतिकारी परिवर्तन वाला था। उसमें जो नियम जो तय किए गए वो बहुत ही क्रांतिकारी रूप देने वाले थे, लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया।
इन द सेंस क्या, या उसको प्लान में या प्रोग्राम में प्रोग्रेस नहीं करा पाया गया, या एक्शन नहीं हो पाया, कहना सकते हैं कि क्रियान्वयन जिस शब्द को हम बोलते हैं ना, तो वो क्रियान्वयन उतने उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाया कि इस शिक्षा नीति में, या जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर खड़ा कर दे। लेकिन इसमें ही वो बात किया जा रहा है कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म है वो किस तरीके से लाया जाता है, इसलिए इस कुछ मुख्य मुद्दों पर इस कमेटी ने अपनी पहल रखी है। दूसरी खास बात इसमें क्या है कि यह जो नीति है, या यह जो केंद्रीय मंडल ने जिसको, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिसको स्वीकृति दी है, तो ये क्या होगा, इसमें एक बात रखी गई है कि जीडीपी का लगभग 6% क्या किया जाएगा, व्यय किया जाएगा। किसके सहयोग से? केंद्र एवं राज्य के सहयोग से, केंद्र एवं राज्य के सहयोग से। ठीक, महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा है कि पहले वाले जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि जीडीपी का लगभग 6% जो है वह व्यय, शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। ठीक, दूसरी बार जब 1986 की जब रिपोर्ट तैयार हुई, जो आयोग बना, उसमें भी ये कहा गया कि 6% लगभग क्या होना चाहिए, जीडीपी का व्यय होना चाहिए। लेकिन इस बार फिर से इस बात को पूरा किया गया है, या कहा गया है कि जो नई शिक्षा नीति आएगी उसके तहत जो शिक्षा पर जो व्यय होगा वो केंद्र एवं राज्य के सहयोग से लगभग जीडीपी का 6% हिस्सा हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ये कहा गया है। अभी तक इस पे मैं चर्चा इसलिए करूंगा विशेष तौर पर कि अभी तक जो हमने देखा है आंकड़ों के तौर पर ही मैं बता रहा हूं कि आप पुराने आंकड़े देख सकते हैं कि जीडीपी का कितना % खर्च हो रहा था। तो अभी तक 2.73% से लेकर लगभग 4.43% तक ही अभी तक भारत क्या कर रहा था, शिक्षा पर खर्च कर रहा था। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ये इस पर अपना मुहर लगा, मतलब इस पे उसने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि लगभग जीडीपी का 4.43% जो है उन्होंने शिक्षा पर व्यय किया है। परंतु आंकड़े कुछ और भी कहते हैं क्योंकि इससे कम है, लगभग 4 से कम ही का ही आंकड़ा हमको देखने को मिला है कि जीडीपी का उतना खर्च हुआ है, और ये सभी व्यवस्थाओं को सब देख रहे हैं। अब लेकिन ये क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे देगा, या इसमें और नई बातें क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक पृष्ठभूमि को हम देखना है हमको कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या था, शिक्षा का विकास किस दिशा में हो रहा था, कौन कौन सी शिक्षा नीति बनाई गई, इस पर हम थोड़ा सा जोर डालते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इसी के अंतर्गत जो इसकी पृष्ठभूमि है, इसकी पृष्ठभूमि, इसी के साथ साथ हम उसके आगे का भी चलते जाएंगे कि इस समिति में कौन कौन, मतलब किस तरीके से इसमें ड्राफ्ट लाया गया, क्या ड्राफ्ट है शिक्षा नीति के, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक उसका बेस, इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले कौन कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसके लिए एक आयोग बैठा, इस आयोग का नाम था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग सन 1964। सन 1964 से 66 के बीच एक कोठारी आयोग प्रस्तुत हुआ, और इस कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें दी उसी के आधार पर एक ड्राफ्टिंग की गई, एक ड्राफ्ट बनाया गया नई शिक्षा नीति के लिए, और एक नवाचार की बात करते हुए इस शिक्षा नीति को लाया गया था। बेसिकली यह जो रिपोर्ट है 29 जून, ये डेट मेंशन रख लीजिएगा, 29 जून 1966, आप लोग सब नोट डाउन करके रख लीजिएगा इसको। 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे, इनका नाम था MC छागला। तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला, इनको ये रिपोर्ट क्या की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। और इसी के बाद इस रिपोर्ट को बेस बनाकर इस पर एक
संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिनका काम ये था कि इसकी सिफारिशों को देखना, समझना और एक नए ड्राफ्ट पर चर्चा करना। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई 5 अप्रैल 1967। संसद सदस्यों की समिति थी ये, संसद सदस्यों की समिति थी। इसने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया इसी रिपोर्ट को बेस बनाकर। ठीक है, किसको, ये जो कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसी को, उस रिपोर्ट को एक बेस बनाकर संसद सदस्यों की समिति ने क्या किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया कि हमारी नई मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 वो कैसी होनी चाहिए। इसके बाद ये पूरी जो ड्राफ्ट बना इसको चर्चा में लाने के लिए सदन में रखा गया और उसके बाद 1968 के शीत सत्र में क्या किया गया, इसे पारित कर दिया गया। ये जो शिक्षा नीति थी ये 1968 के जो शीतकालीन सत्र हुए, शीतकालीन सत्र, इसमें इसे क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई या इसे स्वीकृत कर दिया गया, या इस प्रस्ताव को या इस बिल को पास कर दिया गया, इस ड्राफ्ट को। तो अब क्या था कि एक भारत में एक नई शिक्षा नीति आई और नई शिक्षा नीति आने के साथ साथ है ना 1968 की शिक्षा नीति में कुछ अहम बातें की गई। अब ये अहम बातें क्या है, सबसे पहला बिंदु था कि 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं या 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य लिया गया। उनको ये कहा गया कि उनके लिए अनिवार्य शिक्षा होगी और उनके लिए आधारभूत जितने भी संसाधन हैं उस पर क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ ना केवल बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई बल्कि शिक्षकों के लिए, ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की भी बात की गई। जो आज हम कार्यक्रम देख रहे हैं अलग अलग की शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम दिया जा रहा है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, बीएड जैसे कोर्स से इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये इस बात को पहले ही 1968 में भी मेंशन किया गया था इसकी अनुशंसाओं में, या कहना चाहिए कि इस रिपोर्ट में था, इस नीति में था। तो एक 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्या ये शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण, ये दूसरी बात हो गई। ये क्या था, एक 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और शिक्षकों को बेहतर शिक्षण, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। दूसरी बात, इस नीति में एक अहम बिंदु था, इन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित करना है, इस नीति में कहा गया था। ठीक है, संस्कृत भाषा को, जो अभी वर्तमान में भी कुछ बातें नहीं की गई है, इसके लिए कुछ अलग से शोध संस्थान वगैरह को भी डेवलप करने की अभी वाले में भी बात की गई है। तो ये अब क्या, 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित करना है, ऐसी बात इसमें कही गई थी। ठीक, इसके साथ साथ इसमें एक अहम बिंदु था, ये था त्रिभाषा सूत्र का। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र यह था कि इस समय की जो 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें यह कहा गया कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाना चाहिए, यानी कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इन तीनों भाषाओं में क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए। और कब है, माध्यमिक स्तर पर ये बात कर रहा है, किस पर, मिडिल लेवल पर या माध्यमिक स्तर, यहां पर ये इसकी बात करता है। इस नीति का ये इंपॉर्टेंस था। यह जो शैक्षणिक जो व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी, बेसिकली 10+2+3, इस पर ये क्या था, बेस्ड था। 10वीं तक की जो अनिवार्य जो पढ़ाई है वो है ना आधारभूत पढ़ाई, ये शिक्षा, उसके बाद जो +2 का जो कॉन्सेप्ट था
तो +2 में उनका ये कहना था कि जो ऐसे पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाए जो व्यवसायीकरण पर आधारित हो, है ना, यानी कि आजीविका को देने वाले क्या हो, शिक्षा हो जिसके माध्यम से +2 की पढ़ाई करने के बाद कोई भी व्यक्ति क्या ना हो, बेरोजगार ना हो, उस के आधार पर वह क्या कर सके, अपना कोई भी व्यवसाय कर सके। एक व्यवसायीकरण का पाठ्यक्रम जोड़ने की यहाँ पर क्या की गई, बात की गई। इस रिपोर्ट की भी खास बात क्या थी कि इसमें भी ये कहा गया कि केंद्रीय बजट का लगभग 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। ये किसने कहा था? इस आयोग की रिपोर्ट, नैना कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि केंद्रीय बजट का लगभग 6% व्यय किस पर होना चाहिए, आपके इस शिक्षा पर होना चाहिए, ऐसी बात इसमें कही गई थी। ये किसकी बात हो गई है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की हम लोगों ने बात की। अब हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है, 1986 में क्या बदलाव किया गया 1968 के बाद से। बेसिकली यह जो बातें हैं किसके इर्द गिर्द घूम रही है, एक जो नए डायनेमिक फॉर्म और एक नए किसी सदी के भारत की बात कर रहे थे, कौन? हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनसे जुड़ी हुई ये बातें हैं। अब हम अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें संशोधन करते हुए 1992 में भी कुछ महत्वपूर्ण कदम इस पे उठाए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, इस नीति का जो ढांचा है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के संदेश में था। राजीव गांधी जी ने 5 जनवरी 1985 को देशवासियों को जब संबोधित किया था तो उस समय उन्होंने अपने संदेश में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो देश हमारा भारत है वह वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से परिपूर्ण हो, 21वीं सदी के भारत की तरह बनाएंगे। ये जो उनका एक संदेश था, और उन्होंने उस संदेश में कहा था कि हमारा ये लक्ष्य है कि इसी के अंतर्गत, इसी वैज्ञानिक और जो आर्थिक उन्नति की जो बात करती है, 21वीं सदी के भारत की जो बात कर रहे थे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करेंगे। किसने कहा था? राजीव गांधी ने कहा था। और राजीव गांधी के इन्हीं बातों के आधार पर फिर क्या किया गया, एक नई कमेटी बनाई गई और एक मतलब कुछ वो शिक्षा सलाहकारों की बैठकें वगैरह की गई, और उसके बाद फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लाया गया। इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया था, 20 अगस्त 1985 को जनता या जनता को एक पुस्तक जारी की गई। ठीक है, इस पुस्तक का नाम था शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम। ये पुस्तक है। ठीक है, आप ध्यान में रख लीजिएगा या इस बात को मेंशन करके या नोट करके भी रख लीजिएगा कि 20 अगस्त 1985 को जो जनता के नाम एक पुस्तक जारी की गई, इस पुस्तक का नाम क्या था, शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम। ये पुस्तक इसलिए था क्योंकि एक कलेक्टिंग नेचर, मतलब जो होता है एक सैंपल कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं कि क्या होना चाहिए शिक्षा में, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई थी, इस किताब में लिखी गई थी। बेसिकली शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम, और इसी के आधार पर फिर 1 और 2 अगस्त को 1 व 2 अगस्त 1986 1 और 2 अगस्त 1986 को नई दिल्ली में बैठक हुई। किसकी?
नई दिल्ली में बैठक हुई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की। किसकी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली की ये बैठक है। और इस बैठक के बाद क्या किया गया? एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक प्रतिरूप तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। और उसके बाद ये कहा गया कि अब इसको हम संसद में क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद 8 अगस्त 1986 में इसे संसद में प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त 1986 को संसद में इसे क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। और इस नई जो शिक्षा नीति उस तत्कालीन समय में जो बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसे क्या कर लिया गया? स्वीकार करके पूरे भारत में इसे लागू भी किया गया। अब इस समय की इसकी खास विशेषताएं क्या थी, क्या बात थी? इसमें एक बिंदु याद रखिएगा, इस नीति का मुख्य उद्देश्य था असमानता को दूर करना। क्योंकि मैंने आपको बोला कि शिक्षा हमारा एक राष्ट्रीय महत्व का विषय ही नहीं बल्कि एक मूल अधिकार भी था। जैसे 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय विषय बनाया गया था शिक्षा को, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? इसमें एक नए महत्वकारी परिवर्तन की बात की गई। इसमें असमानता को दूर करने की बात हुई। कैसी असमानता? जैसे हम जानते हैं कि स्त्री शिक्षा पर लगातार बहुत काम किए जा रहे थे और ज्योतिबा फुले का और सावित्रीबाई फुले का बड़ा नाम है, या उनके जो उनका जो वो कहना चाहिए कि उनके जो आंदोलन थे, उनके जो आयाम थे, उन्होंने जो स्त्री शिक्षा के लिए जितने भी काम किए वो स्मरणीय हैं बेसिकली। तो इसमें क्या किया गया? असमानताओं को दूर करने के लिए भारतीय महिलाओं, अनुसूचित या एसटी अनुसूचित जनजातियों और उसी के साथ साथ अनुसूचित जातीय समुदाय के लोगों के लिए अनिवार्य शिक्षा की क्या की गई? व्यवस्था की गई, संसाधन के सहित। तो इस तरीके की जो अवसर की जो बात थी कि एकदम बराबरी का अवसर, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक बराबर के पहलू पर बिठाने की बात की गई इस समय, कि सबके लिए क्या है? शिक्षा समान है, चाहे वो भारतीय महिला हो, एसटी हो, एससी हो। तो इन समुदाय के लिए बराबरी के अवसर पर बेसिकली जोर दिया गया था इस शिक्षा नीति का। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और उसी के तहत इतने कार्यक्रम क्या किए जा रहे थे? तय किए जा रहे थे। यह जो शिक्षा नीति थी बेसिकली, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल 12 अध्याय या 12 भाग थे। ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है लगभग 750 पन्नों से ज्यादा की थी, है ना। तो इसमें 12 अध्याय या भाग थे इसमें बेसिकली। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कहलाता है पीओए। पीओए, ठीक है। क्या है पीओए? ये है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या है प्रोग्राम ऑफ एक्शन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, या उस प्रोग्राम को एक्शनरी पावर देने के लिए एक पीओए बनाया गया। ये क्या था? एक आने वाले जितने भी नीतियां बनेगी उस नीतियों का परिपालन जो है इसी के माध्यम से होगा, या क्रियान्वयन इसी के माध्यम से होगा। इसके लिए भी कुछ कार्यक्रम तय किए गए और कुछ बिंदु बनाए गए, और इसके कार्यक्रम जो तय हुए, ये कार्यक्रम लगभग 24 भाग में बटे हुए थे। कितने भाग? 24 भाग। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1986 की, वो 12 अध्याय या 12 भाग में थी। फिर उसके बाद जो प्लान ऑफ या प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो बनाया गया, तो उसके जो कार्यक्रम थे वो कितने थे? 24 भाग में थे। तो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि ये क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो एक महत्वाकांक्षी नीति के रूप में जो लाया गया, एक इसमें भी एक बड़े रिफॉर्म और एक वैज्ञानिक उन्नतता की ओर हम ले जाएंगे, इस तरह की बात जो की गई, तो वो इसमें दिख रहा था कि एक नए आने वाले समय में जितनी भी नीतियां बनेंगी, नियम बनेंगे, उन नियमों के लिए ये तय किया गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो बहुत ही ज्यादा क्या था? इंपॉर्टेंट था। बाद में इसी में लगातार क्या किया गया? सुधार किया गया था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो उसकी मुख्य विशेषताएं थी उसको हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो कुछ पहले की जैसे ही थी। इसमें भी जो शैक्षणिक जो ढांचा रखा गया 10+2+3 का शैक्षणिक ढांचा था, ये ऐसा जो एक परंपरागत तौर पर अब तक चल रहा था, जो अब जाकर 5+3+3+4 के उसमें कॉन्सेप्ट में आ गया है। तो ये एक बिंदु ये था। दूसरा, इसमें क्या कहा गया कि जो ये +2 वाला कॉन्सेप्ट है,
इसको ये कहा गया कि +2 जो है ये क्या होना चाहिए, व्यवसायीकरण पाठ्यक्रम होना चाहिए। कि मतलब इसके बाद क्या हो कि यहाँ से निकलने के बाद या +2 करने के बाद कोई भी व्यवसाय इनको आसानी से या सरलता से मिल सके। इसमें मुख्य जोर दिया गया कि इस पर रोजगार एवं जनशक्ति योजना से डिग्री से संबद्धता, ये कहा गया। मतलब कोई भी रोजगार संबंधी इनको क्या मिल सके, डिग्री मिल सके, इस पर ज्यादा जोर दिया गया था इस शिक्षा नीति में। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, बाल केंद्रित शिक्षा की एक नए आयाम के तौर पर लाया गया था। बाल केंद्रित शिक्षा जो इम्पोर्टेंट था किसके, जो हम एक पेडागोजी की बात करते हैं, है ना, पेडागोजी की बात करते हैं जिसमें, तो ये शिक्षा लाने की उसमें बात की गई कि किस तरीके से एक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को भी इसमें जोड़ा जा सके। इसमें एक समावेशी शिक्षा लागू हो ऐसी बात रखी गई। इसी के साथ साथ एक बात क्या थी, सतत एवं व्यापक आकलन की, है ना, मतलब किस तरीके से इसका आकलन होगा, इस पर भी बात की गई थी। और साथ ही साथ इसमें रिजल्ट्स और उसकी टेक्निक्स, इस पर भी क्या की गई, चर्चा की गई थी 1986 के इसे शिक्षा नीति में। 1986 की शिक्षा नीति का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट था या सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्यक्रम था वो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अब क्या है, ध्यान में रखिएगा, इसको अब मेंशन कर रहा हूं मैं। जो हमने कहा था कि परीक्षा उपयोगी जो चर्चा हम करेंगे कुछ बीच में, अब मैं वो करने जा रहा हूं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये क्या था, ठीक है। जैसे नाम से लग रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब बहुत सारे कुछ ना कुछ तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो समझ में तो आता है, ठीक है। लेकिन इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या बात की गई, इससे पहले मैंने बताया कि शैक्षणिक ढांचे को इस तरीके से बनाया जा रहा था ताकि बुनियादी सुविधाएं मिल सके, ये वही है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले बात की गई किसकी, जब लगभग 1986 से लेकर 1995 तक लगभग ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये प्राइमरी स्कूल तक के लिए चलता रहा। प्राइमरी स्कूल यहां तक चलता रहा। क्या है ये, प्राइमरी स्कूल तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए तमाम संसाधन, चाहे वो यहाँ पे आधारभूत संरचनाओं की बात हो, क्लासरूम की बात हो, है ना, तो इस सब की बात किसमें की गई थी, इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में की गई थी। इसी के आधार पर जितनी भी जो सुविधाएं देनी है, तो प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे ये सारी सुविधाएं या प्राइमरी स्कूल पे ये सारी सुविधाएं देने की बात की गई, जो कब तक चलता रहा, 1986 से 1995 तक प्राइमरी स्कूल में चलता रहा। लेकिन बाद में 1995 के बाद से इसे माध्यमिक या कहना चाहिए कि उच्च प्राथमिक स्कूल में भी शामिल किया गया। उच्च प्राथमिक स्कूल, इसमें भी इसे क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया था। सबसे खास बात क्या, ये जो बेसिकली ये प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ ना, 6+8 की बात हम करते हैं इसमें, ये आपको समझ में आया होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्या था, एक आधारभूत ढांचे को देना या आधारभूत कार्यक्रम को तय करना। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण कदम चलाया गया था और इसमें इसी के बाद का एक महत्वपूर्ण स्टेप था जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के को शामिल किया गया। बेसिकली ये तो इंडिपेंडेंट हमने चलाया था 1986 से, लेकिन 1 अप्रैल 2002 इस समय एनडीए गवर्नमेंट की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे और मुरली मनोहर जोशी जो है वो मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री थे, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय वो देखते थे। तो 1 अप्रैल 2002 को सर्व शिक्षा अभियान, ये आप सभी को याद होगा कि जो एक पेंसिल पे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए रहते थे और सर्व शिक्षा अभियान का एक नारा दिया गया था उस समय, तो उस कार्यक्रम में इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। मतलब ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था उस किसके अंतर्गत आ गया, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ गया था। और आप लोगों को याद होगा इसके तहत एक बहुत फेमस सॉन्ग चलता था सुबह सुबह टीवी पे, आप और हम रोज देखते रहते थे इसको, कि आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। ये जो गीत था ये खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, आप लोगों को मेरे ख्याल से याद होगा ये। तो ये उस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किसे शामिल कर दिया गया,
आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। इसके तहत जो है कुछ खास बातें और थी कि आप लोगों को याद होगा कि देश के एक सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ये एक जवाहर नवोदय विद्यालय या राष्ट्रीय विद्यालय की जो स्थापना हुई थी उसमें से एक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है इसी के अंतर्गत की गई। ठीक है, इसमें क्यों किया गया इसे, ताकि इसका जो लाभ है कि बेसिकली इसका जो उद्देश्य था शिक्षा के नीति निर्धारक, ये जो टाइटल दिया गया कि जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जो ओपन हुआ, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसको कहा ही गया, इसमें उस नीति को फॉलो करते हुए इसकी स्थापना की गई कि शिक्षा के नीति निर्धारक, इस बात को रखा गया। इसका जो टारगेट था इसमें 75% ग्रामीण और 25% शहरी बच्चों को इसमें क्या करना था, आवासीय शिक्षा देनी थी। ठीक है, ये क्यों मुख्यतः ये जो लाया गया कॉन्सेप्ट कि ये जो परसेंट ग्रामीण, 75% ग्रामीण और 25% शहरी, तो ये हर जिले में एक विद्यालय हो और इसके माध्यम से मेधावी छात्रों को क्या दिया जा सके, उच्च या महाविद्यालयीन शिक्षा और बेहतर शिक्षा दी जा सके, ऐसा इसका लक्ष्य था। इसीलिए कहा गया कि ये क्या था, शिक्षा की नीति में क्या है, निर्धारक है या शिक्षा की गति में निर्धारक है, ऐसा इसको कहा गया था बेसिकली। तो इसमें 75% ग्रामीण और 25% इसमें शहरी लोगों की क्या की गई, इसमें बात की गई। और इसका जो एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम जो होता था या इसकी प्रवेश परीक्षा जो होती थी वो कौन लेता था, NCERT। ठीक है, आप सभी परिचित हैं NCERT से, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं उसको बताने का, क्योंकि NCERT का ध्यान रखेगा 1961 में NCERT का गठन किया गया था भारत में एक महाविद्यालयीन शिक्षा को और ढांचे को पूरा विस्तृत रूप से उसकी परीक्षा और पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए। तो अब क्या था कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो केंद्र का एक क्या है, स्वशासी एक विद्यालय है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह से, लेकिन ऑटोनॉमस है ये, बेसिकली ध्यान में रखिएगा, केंद्र का हस्तक्षेप होता है लेकिन ये ऑटोनॉमी रूप में चलता है। तो NCERT इसी क्या ले रहा था, परीक्षा लेता था और उसके आधार पर जितने बच्चे चयनित होते, जिसमें 75% ग्रामीण और 25% क्या होते थे, शहरी लोगों को इसमें लिया जाता था। ठीक, ये क्या था, प्रत्येक जिले में एक स्कूल की स्थापना की जानी थी इस पे। अब हम देखते हैं कि इसी नीति के तहत जो है उच्च शिक्षा में भी कुछ पहल की गई थी, है ना। अब मेरे ख्याल से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे या कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, आपको जो भी डाउट्स होगी उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। मैं उसको आपको क्या करूँगा, कमेंट के थ्रू या कुछ दूसरे माध्यम से भी आप तक वो सारे चीज़ें पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अब इसमें क्या था कि इसी नीति के तहत उच्च शिक्षा में भी कुछ नए बदलाव किए जा रहे थे। इस समय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इसके साथ, है ना, एक ओपन यूनिवर्सिटी की जो प्रणाली जो चली, इसको क्या किया गया, एक मूर्त रूप दिया गया, ओपन यूनिवर्सिटी। आज की डेट में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या इग्नू जिसको हम लोग कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल है उच्च शिक्षा में, जो कब चालू हुई थी, या 1986 के नीति के अधीन जो चालू हुई है ना, ये ओपन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रणाली का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसी के साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट और बहुत आया था, बहुत अच्छा था ये, लेकिन बहुत ज़्यादा मूर्त रूप इसको हम लोग देने में सक्षम नहीं रहे। महात्मा गांधी के दर्शन पर बेसिकली आधारित था, दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय, इसकी बात भी की गई थी कि इसमें 1986 के शिक्षा नीति में। ये क्या एक ग्रेटर कॉन्सेप्ट था। महात्मा गांधी को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो वो कहते हैं ना कि भारत का जो हृदय है वो गांव में बसता है, और गांव की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, जब गांधी को हम लोग पढ़ेंगे तो गांधी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, गांव था, है ना। गांव की पंचायत,
गांव के अर्थव्यवस्था, गांव की जो पंचायती राज व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक एकीकृत रूप दिया है। और उनके पूरे मूवमेंट्स हम देखेंगे तो उनके मूवमेंट्स में हम इकोनॉमिकल रिफॉर्म को बेस देखते हैं उसका। उनके रिफॉर्म में राष्ट्रीय आंदोलन में जितनी बातें हुई वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म को लेकर सबसे ज़्यादा थी। वो राजनीतिकरण उसका कैसे हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दों में कैसे जुड़ रहा था, हम लोग इतिहास पढ़ने में जरूर देखेंगे। लेकिन गांधीयन फिलॉसफी जो था वो ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण राजनीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बेसिकली कुटीर उद्योग, इनके इर्द गिर्द बहुत घूमता था और उसको एक शैक्षणिक व्यवसायीकरण पर वो लाना भी चाहते थे। तो ये गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात भी इस समय रखी गई थी। अब इसके बाद क्या था, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई, इसके बाद इसमें एक संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आई, 1992। वो क्या था? इसी से के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन लोग। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पहले हमने बात की कि 10+2+3 जो शैक्षणिक जो व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। जो 10+2 था, है ना, जो +2 की जिसमें बात जो हम कर रहे थे, +2, इसे स्कूल शिक्षा का मूल अंग बनाया गया। लेकिन जब तक अभी तक हम इसमें क्या कर रहे थे कि इसको व्यावसायिकरण या व्यवसायी पाठ्यक्रम के तौर पर इसको हम शामिल करने को कहा गया था पहले। लेकिन बाद में से क्या किया गया, 10+2 को स्कूल शिक्षा का मूल अंग बनाया गया, स्कूल शिक्षा का मूल अंग बनाया गया। ठीक, पहले बेसिकली हम लोग क्या देखते थे कि अब तक जो चलता रहा ये 10 मतलब 3 से लेकर लगभग 16 वर्ष तक की आयु का, और उसके बाद +2 मतलब 16 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु, है ना। यहाँ तक हम 10वीं तक की पढ़ाई और यहाँ पर हम 12वीं तक, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई। और यहीं से ये किस पर बेस्ड होता था, स्ट्रीम बेस, है ना, यानी कि जो संकाय बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीम बेस्ड जो पढ़ाई होती थी इस पर अब फोकस था। वो यहाँ से अब तक चल रहा था, जिसको अब क्या किया गया है, बदला गया है। ठीक, अब इसमें क्या क्या चेंज हुआ, सबसे पहले क्या कि हमें देखते हैं कि 1986 की जो ये एजुकेशन पॉलिसी थी उसके लिए एक समीक्षा समिति बैठाई गई, समीक्षा समिति। ठीक, एक समीक्षा समिति बैठाई गई और इसके जो अध्यक्ष थे श्री राम मूर्ति, ध्यान में रखिएगा, श्री राम मूर्ति। श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में जो समीक्षा समिति जो बैठाई गई थी, इस समीक्षा समिति ने इसके समीक्षा समिति का जो गठन है बेसिकली 7 मई 1990 को किया गया। ठीक है, इसको भी आप नोट करके रख लीजिए, 7 मई 1990 इसका गठन किया गया। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास उस समय ये सबमिट किया गया था, है ना। आप लोग सब जानते होंगे कि 1990 की जो उस दौर में, उस दशक में लगभग ये डेट था, मैं आपको बता रहा हूँ, इसने जो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की 26 सितंबर 1990, इस समय थे वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह इस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। 26 सितंबर 1990 को इस समिति ने क्या किया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। और इसमें अब कुछ परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए कि सबसे पहले जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए जो एग्जाम्स होते थे, उस एग्जाम्स को क्या किया गया, अब एक दायरे में लाके उनके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, ऐसा कहा। और इसी के लिए उसको क्या कहा गया कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहा गया, यानी कि JEE। और उसी के साथ साथ अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि AIEEE की भी बात की गई। ठीक, किसकी JEE और AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो इस तरीके से ये कुछ बदलाव इसमें शामिल किए गए। एक तो क्या
कि ये 10+2 को स्कूल शिक्षा का अंग बनाया गया। दूसरा, इसमें एक और बात फिर से दोहराई गई थी क्या कि जो केंद्र और राज्य के सहयोग से जो अभी 6% जीडीपी का व्यय जो हम कह रहे हैं, वो फिर से दोहराया गया कि केंद्रीय बजट का लगभग 6% हिस्सा किसमें खर्च होना चाहिए, शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। ये इस समय क्या कहा गया, दोबारा समीक्षा के बाद कही गई थी इस बात को, और ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, श्री राम मूर्ति ने की थी। ठीक, तो ये इसके बाद जो संशोधित जो 1992 का जो ढांचा आया शिक्षा नीति का, वो अब तक चलता रहा। लेकिन ये बेस क्या था, ये 1986 का आधार था। और 1986 के बाद से हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर बदलाव के कई उतार चढ़ाव पर बात हो रही थी, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन कई तरीके की शिक्षा नीतियों में बदलाव के लिए कई लोगों ने प्रस्ताव रखे। लेकिन अब 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीतियों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और एक नए ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के टैग को लेकर, एक एम को लेकर अब एक नई पहल के साथ में नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि 68 का और 86 का दोनों की एजुकेशन पॉलिसी में क्या खास बातें थी। अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पर होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, इसकी विशेषताओं पर। इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहले क्या कि इसकी जो शुरुआत जो हुई मई 2016 टी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति, ठीक, मई 2016 में टी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने, बेसिकली इनका पूरा नाम है TSR सुब्रमण्यम, है ना, ध्यान में रखिएगा। ये कैबिनेट के पूर्व सचिव भी रहे, है ना, और इनका स्वर्गवास होने के बाद में इस काम को किसने किया, के कस्तूरी रंगन ने किया था। तो TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली जो समिति थी, इस समिति ने एक ड्राफ्ट बनाया, एक विकास क्रम से जुड़ी हुई, जो हम एजेंडे की बात कर रहे हैं, विकास क्रम से जुड़ी हुई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। शिक्षा नीति का क्या किया इन्होंने, ड्राफ्ट तैयार किया। और ये जो रिपोर्ट थी वो किसे सौंपी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री को, या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को इन्होंने क्या की थी, सौंप दी थी। एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो नई शिक्षा नीति जो आई, जो एक मसौदा तैयार हुआ 2016 में, ठीक है, उस 2016 के प्रारूप में कई फैक्ट्स को और जोड़े उन्होंने। कई फैक्ट्स के लिए उन्होंने कई परामर्श बैठकों का आयोजन किया, जिसमें कई पूर्व IAS, कई शिक्षाविद, कई कहना चाहिए सेक्रेटरी लेवल्स के कुछ ऑफिसर्स, ये सारे लोग, बहुत लोग शामिल हुए, कई प्रिंसिपल, कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, और कुछ जो बाल कार्यक्रमों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, ऐसे तमाम लोग इसमें जुड़े, राजनीतिज्ञ भी जुड़े, शिक्षाविद भी जुड़े, इसमें आम व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े। तो ऐसे तमाम लोगों को जोड़कर एक बड़ी योजना तैयार की गई, एक बड़ा परामर्श बैठक तैयार किया गया। कई जगहों से इसके लिए सलाहें ली गई लगभग 2 साल तक, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने भी इस पे क्या किया, अपना मसौदा तैयार करके उसको भेजा है। कई जो छात्र संगठन थे, छात्र संगठनों ने भी क्या किया है, कई मसौदे तैयार किए, प्रस्ताव पारित किए अपने अधिवेशनों में, और उसको भी भेजा है। भारत में कई छात्र संगठन काम करते हैं, जो उन सभी ने भी इस पर क्या किया है, अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी। और ये सारी रिपोर्ट्स का आकलन मैंने किया भी है, और उसको उसी फैक्ट्स को मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के आधार पर फिर जो फैक्ट्स जो तैयार हुए, उसके बाद एक फिर नई ड्राफ्टिंग की गई। और ये नई ड्राफ्टिंग किसकी अध्यक्षता में किया गया, के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली जो नई समिति थी, उस की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ।
के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का क्या हुआ है, गठन हुआ है। और इस समिति ने 31 मई 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कब सौंप दी? 31 मई 2019। ठीक, क्या देखा है हमने कि मई 2016 में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने विकास क्रम से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनाने के लिए क्या किया, ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट पर फिर जब क्या की गई, चर्चा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति 2016 ड्राफ्ट ऐसा करके कई परामर्श बैठकें तैयार की गई कि जिसमें कई राजनीतिज्ञ, कई शिक्षाविद, कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई सामाजिक संगठनों, कई छात्र संगठनों, इन सबको क्या किया गया, शामिल किया गया। और विश्व की सबसे बड़ी परामर्श ये क्या थी, बैठकें थी। इसमें फिर जून 2017 में, इसको नोट भी कर लीजिएगा, जून 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को क्या कर दिया, अपना रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री को सौंप दिया था। इसके बाद इस नीति का जो मुख्य था, जो बेस था, मैं बार बार कह रहा हूं कि विकास क्रम से जुड़ी हुई ये शिक्षा नीति थी। यह शिक्षा नीति 2030 के सतत विकास एजेंडा से क्या रखती है, संबद्ध रखती है। ये उससे क्या है, जुड़ी हुई है। 2030 के लिए जो केंद्र की सरकार ने जो सतत या विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की है, कि इसमें 2030 तक ये विकास के एजेंडा है उनके, जिसमें नए नए कार्यक्रम तय किए गए हैं, उसी के चरण का एक क्या है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसको हम नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जान रहे हैं। इस पर अब चर्चाएं हैं। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषताओं पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। अगर आपको मान लीजिए पूछता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है, और ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे में आपको अगर आता है तो लिखना है, और दूसरा आपके लिए जब ये प्रश्न आएगा तो मेरे ख्याल से ये बड़े प्रश्नों पे है, लगभग 125 से 175 शब्दों के बीच का ही ये प्रश्न बनेगा, 100 से ऊपर का ही ये प्रश्न बनेगा 100 शब्दों से। तो ये ध्यान में रखे हुए इन फैक्ट्स को अब ध्यान से अब समझिएगा कि अब क्या क्या इसमें बातें की गई। सबसे पहले बात जो है कि इस नीति के स्तंभ क्या है, इस नीति के आधार क्या है, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, वही इसके क्या है, आधार है। नीति के आधार या नीति के स्तंभ, जिसमें मूल रूप से ये नीति क्या होगी, रेगुलेट होगी। सबसे पहली क्या, पहुंच, समता, वहनीयता, पहुंच, समता, वहनीयता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व। ठीक, ये 5 बिंदु आप याद रखिएगा, यही क्या है, इसके मुख्य आधार है। पहुंच, समता, वहनीयता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व। रिपोर्ट में कहीं कहीं पे इसको जवाबदेहिता भी लिखा हुआ है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब इसमें क्या है, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की जो स्कूली शिक्षा है, इसको सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना कहा गया इसमें। ठीक है, मतलब जो पहुंच की जब हम बात कर रहे हैं ना, इसके बाद अब इसका जो अगला पॉइंट जो है वो किस पर है कि प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर, यहां तक क्या, सार्वभौमिक पहुंच की बात कर रहा है। सार्वभौमिक पहुंच, इसकी ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक, तो ये सार्वभौमिक पहुंच के पॉइंट्स हो गए। इसके बाद इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए, स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए, ये कहता है कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए कि एक अवसंरचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। ठीक, क्या बात किया, अवसंरचनात्मक सहयोग
जिसमें हम पब्लिक का कंट्रीब्यूशन या फिर जो पेरेंट्स रिलेशंस जिसकी बात करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ों की बात कर रहा है। और दूसरा नवाचार युक्त जो सेंटर्स हैं, केंद्र, शैक्षणिक केंद्र, नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्र, इनकी स्थापना की जाएगी। ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा समझिएगा। नवाचार युक्त केंद्र, ये टॉपिक पे रोक कर आपको इसको डिस्कस इसलिए करा रहा हूँ कि ये टॉपिक का एजेंडा छत्तीसगढ़ के किसी प्रमुख व्यक्ति ने दिया है, ठीक है, और जिनका नाम आप सब जानते हैं। और ये क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उसका एग्जाम्पल है दंतेवाड़ा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था को बनाने के लिए कई नवाचार किया गया था, ठीक है। जब हम आगे कुछ और बातें करेंगे तो इन सारे विषयों को उसमें जोड़ा भी गया। और ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये देने वाले थे छत्तीसगढ़ के जो पहले आईएएस हुए श्री ओपी चौधरी जी। उन्होंने इस पॉइंट को सुझाया है। बेसिकली जो ओपी चौधरी जी ने जो इस बात को जो सुझाया है, ठीक है, कि नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्र होना चाहिए, उसका प्रयोग दंतेवाड़ा में उन्होंने किया था, ठीक है। अलग अलग ऐसी व्यवस्थाएं की गई, ऐसे टेक्निक्स लाए गए जो बच्चों को पढ़ाई की तरफ क्या करता था, आकर्षित करता था। आवासीय विद्यालयों की क्या की गई, स्थापना की गई है दंतेवाड़ा में। पोटा केबिन्स बनाए गए हैं। पोटा केबिन मतलब होता है, पोटा का मतलब होता है बांस होता है, और केबिन मतलब जो आश्रम की तरह होता है, ठीक है। तो इस तरीके के स्कूलों, आवासीय स्कूलों की व्यवस्था की गई ताकि बच्चे क्या हो सके, वहीं रहकर पढ़ाई कर सके। बस्तर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुपोषण की जो समस्या है, उस कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए जो मध्याह्न भोजन वगैरह की जैसी योजनाएं तो जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चलती है, ठीक है, वो तो संचालित थी, लेकिन साथ साथ इन आवासीय विद्यालयों में भोजन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या की गई, व्यवस्थाएं की गई। और साथ ही साथ जो नवाचार की जो हम बात कर रहे हैं ना, इस नवाचार में स्थानीय भाषाओं में सबसे प्रारंभिक शिक्षा को चालू किया गया। गोंडी हल्बी में शिक्षाओं को तैयार किया, चार्ट तैयार किए गए, उनको अनार के आ, आम के आ, ये सब पढ़ाने या ABCD पढ़ाने के लिए गोंडी का प्रयोग किया गया, ठीक है। मतलब कि गोंडी में से क्या होता है, जैसे इमली के लिए क्या प्रयोग, आम के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, ये सब क्या गोंडी बोली का एक स्थानीय नवाचार का प्रयोग था, ठीक है, जो उस समय ओपी चौधरी जी ने भी किया था। मैं इसलिए नाम लेकर बता रहा हूँ क्योंकि वो ये जो वो है फैक्ट्स है, ये आपको लिखने में काम आएगा। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखना ऐसे में ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये चेंजेस कब से चालू हुए थे। बेसिकली इस तरीके की व्यवस्था, यही क्या कहलाती है, नवाचार युक्त सेंटर्स कहलाते हैं। अब जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, अब ये इनको घर जाने से रोकना है, ठीक है, तो उन्हीं आवासीय विद्यालयों में उनको रख कर आगे उनके आर्ट्स के लिए, ठीक है, उनको पेंटिंग सिखाना, म्यूजिक सिखाना, ऐसे सारे कार्यक्रमों को तय करने के साथ साथ बच्चों में एक नई जागृति आती है, जिससे वो क्या करते हैं, स्कूल से लगातार जुड़े रहते हैं और उसके बाद भी ये अपने पढ़ाई को निरंतर करते रहते हैं। अब इसमें जो अगला जो कार्यक्रम जो तय किया गया, इसी के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट जो लाया है गया है, इसमें कहा गया है कि विद्यालयों से काउंसलर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। काउंसलर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, इसमें कहा गया, ताकि एक नया जुड़ाव हो सके, बच्चों को नई से नई चीजें मिल सके, ताकि एक विद्यालय में एक नई व्यवस्थाएं क्रिएट हो सकी। इन सारी चीजों पर चर्चा इस नीति में की गई है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, इसमें एक पॉइंट जरूर जोड़ा गया, NIOS, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है, या इसको ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। ये जो है, ये ओपन स्कूल के लिए काम करने वाली हो। बेसिकली इसके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कई जो PSC की तैयारी करने वाले जो हम जैसे लोग हैं, है ना, तो ये NIOS के डाटा जो इसका जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है, मटेरियल्स जो है, कोर्स मटेरियल, उसको डाउनलोड करके हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं। साइंस वगैरह की बुक्स इसमें बहुत अच्छी मिलती है, तो ऐसे कुछ नोट्स इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट वगैरह के, तो बहुत अच्छे नोट्स होते हैं। इसमें क्या किया गया है, जो NIOS है, तो इनको राज्य के जितने भी ओपन स्कूल हैं उनसे जोड़ा जाएगा। किनसे जोड़ा जाएगा, राज्य के ओपन स्कूल से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। कि बहुत अच्छा कि ये कॉन्सेप्ट है कि ओपन स्कूल से जोड़ेंगे तो एक स्टडी मटेरियल्स, एक कॉन्सेप्ट, एक टीचिंग कॉन्सेप्ट है ना, इसको जोड़ा जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ पर, इसके में जो कक्षा 3, 5 और 8 जो है, इसके लिए क्या किया जाएगा, ओपन लर्निंग की जाएगी। कक्षा 3, 5 और 8 इसके लिए क्या किया जाएगा, ओपन लर्निंग किया जाएगा,
ठीक, ये इसकी खास बात है। और इसमें फिर अगला जो है, अब हम इसमें देखेंगे कि अब तक जो स्कूल व्यवस्था थी 10+2 की, उसको अब चेंज करके एक नया ढांचा तैयार किया गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और कुछ दिक्कत है तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अब जो है इसमें मुख्य बिंदु 10+2 का जो ढांचा था, इस ढांचे के स्थान पर नई बात लाई गई है, यह है 5+3+3+2 का। ठीक है, किसका? 5+3+3+4 का, सॉरी ये 4 है आपका, 5+3+3+4। ठीक, तो ये 5 3 3 4। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, ये क्या है, किया गया है, एक एज ग्रुप बांटा गया है। ठीक है, क्या बांटा गया है? एज ग्रुप बांटा गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। तो पहले क्या, 3 से 6 हमारा जो एज ग्रुप बांटा गया, जो इस ढांचे के अकॉर्डिंग कि 5 3 3 और 4, ये जो नया ढांचा होगा उसमें एज ग्रुप कैसा, कितने? 3 से 8 वर्ष, फिर 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष। तो इस तरीके से 5 3 3 और 4 का ये कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये थोड़ा सा समझिएगा। इसका जो फर्स्ट स्टेज है ये, ठीक, इसमें जो बात की गई, एक आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग या प्री स्कूल और साथ में बाल वाटिका, इसका उल्लेख किया गया है। इसमें ये कहता है कि लगभग बच्चा जो है 3 से 6 वर्ष तक जो है वो क्या करेगा, ये आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका, जिसमें KG1 और KG1 और KG2 तक की शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक उसको लेनी होगी। और उसके बाद जो है 6 से 8 वर्ष तक, ठीक, यहाँ पर उसकी कक्षा पहली और दूसरी, इसकी क्या होगी, पढ़ाई होगी। ठीक, तो ये कब, कितना, ये 5 वर्ष का एक मॉड्यूल बना। ये पहला स्टेज है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फाउंडेशन स्टेज कह रहे हैं। ये क्या है आपका? फाउंडेशन है, ये मुख्य बेस है। ये आपका क्या प्राइमरी स्टेज हुआ, मतलब ये फर्स्ट स्टेज हुआ जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, जिसमें 3 साल की जो पढ़ाई वो आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका जैसे कार्यक्रमों से होगी, जिसमें KG1 और KG2 के इसमें बच्चे शामिल होंगे। और 6 से 8 वर्ष के बाद जो है ये बच्चे पहली और दूसरी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली और या क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई करेंगे। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे मैं इसके पॉइंट विशेषताएं बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में जो दूसरी जो इसकी नकारात्मक जो भूमिका है वो मैं आपको यहाँ पे भी इंडिकेट करूंगा। ये भूमिका शिक्षा से जुड़ा होकर ना है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। कैसे कि जब यहाँ पर आंगनबाड़ी और की बात हो रही है तो आंगनबाड़ी जो विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, जो राज्यों में ढांचा जो बना है, केंद्र और राज्य के बीच जो एक पैनल है जिसमें आंगनबाड़ी योजना होती है, जो आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट होता है। अब वहां पर जब आंगनबाड़ी में भी शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से इस ढांचे में तैयार किया गया है, तो ये काम क्या शिक्षा मंत्रालय देखेगा या महिला बाल विकास मंत्रालय देखेगा? इसमें अब क्या होगा, क्लैश होगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसका कहना चाहिए कि इसकी जो खामियां हैं, जो हम अगर लिखना पड़ेगा, जब हम ऐसे लिखते हैं तो एक संतुलित ऐसे लिखते हैं, तो जो खामियां यहाँ पर एक दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, दूसरा अब यहाँ पर स्टेज जो है वो कौन सा है, 8 से 11 वर्ष का है, ये हमारा सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में 8 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका क्या किया गया है, एक दायरा रखा गया है, उनका ये स्टेज है। इसे हम कह रहे हैं प्रीपैरेटरी। ये स्टेज हम इसको कह रहे हैं। ये क्या है, एक प्राइमरी लेवल के टाइप का ही है बेसिकली। इसमें क्या है कि 3 से 5 तक की जो क्लास है, ठीक है, क्लास 3 to 5, इस तक की जो शिक्षा है वो किसके अंतर्गत की जाएगी, यहाँ पर की जाएगी। इसमें मुख्य बातें जो है उसको समझिएगा। अब इसमें ये कहा गया है कि कक्षा 5वीं से
त्रिभाषा वाली जो बात हम लोगों ने पहले देखी थी, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। यहाँ पर बच्चा जो है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और उसके बाद अंग्रेजी, इतने में क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। इतने की है ना, यानी कि उसको मातृभाषा का भी ज्ञान कराया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रभाषा का भी ज्ञान कराया जाएगा और उसके साथ साथ अंग्रेजी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है, इस ध्यान दीजिएगा, इसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता को बल नहीं दिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी है ना, इसको यहाँ पे एक विषय के रूप में ही बेसिकली पढ़ाया जाएगा। ये होगा जरूर, लेकिन क्या होगा, एक विषय के रूप में होगा आपका। तो अंग्रेजी को बहुत ज्यादा महत्ता ना देना, ये क्या बन रहा है, एक कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन बन रहा है बेसिकली। जो जनरली, हालांकि दक्षिण भारत में जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे मातृभाषा को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ की स्कूलों में मातृभाषा को भी पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ में एक बेस मतलब एक मुख्य रूप से अंग्रेजी को भी पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को पूरे देश में क्या करना होगा, लागू करना होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगला जो स्टेज है, थर्ड स्टेज है हमारा क्या, 11 से 14 वर्ष के बच्चों का, जिसमें हम 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को का अध्ययन देखेंगे। ठीक, ये हमारा थर्ड स्टेज, जो ये भी 3 साल तक का रहेगा। इसमें क्या, क्लास 6 से 8th तक की पढ़ाई इसमें होगी। अब इसकी खास बात क्या है, इसमें क्लास 6 में बच्चा जो है कंप्यूटर कोडिंग सीख सकता है, कंप्यूटर कोडिंग। ठीक, ये कंप्यूटर कोडिंग ना केवल सीखेगा बल्कि इसमें पूरी तरीके से प्रशिक्षण लेने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद वह अगले सत्र में क्या कर सकता है, इंटर्नशिप भी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप की। इससे बात की गई है नहीं, वो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी या कंप्यूटर जो इस तरीके का काम जो होता है जिसमें टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और कोडिंग की, जिसमें हम बात करते हैं लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जैसे कंप्यूटर कोडिंग सीखने के बाद अगले जो सत्र में अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप करना चाहता है तो ये उसके लिए क्या है, एक नया आयाम होगा कि वो शुरू से ही एक नए चरण को सीख सकता है, एक बहुआयामी क्या कर सकता है, खुद के विकास में एक नया चेंजेस देख सकता है वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के द्वारा। ये हमारा क्या है, ये थर्ड स्टेज है हमारा, है ना, जो 3 एज ग्रुप में फिर बटा गया 11 से 14। उसके बाद जो अगला जो हमारा है फोर्थ स्टेज है, अगला जो स्टेज है हमारा वो क्या है, कौन सा है, फोर्थ स्टेज है, जिसमें हम 14 से 18 वर्ष के एज ग्रुप को देखते हैं। ये जो फोर्थ स्टेज है हमारा, बेसिकली फोर्थ स्टेज, ये फोर्थ स्टेज बेसिकली 9 से 12वीं, 9वीं से या क्लास 9 to 12th की बात करता है। ये कैसा होगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। 9 to 12 तक का जो प्रोग्राम सेट होगा या जो क्लासेस सेट होंगे वो कैसे होगा, एक अब तक जो हम बोलते थे कि हमको एक स्ट्रीम लेना है, स्ट्रीम बेस्ड जो क्लास चलता था 10+2 वाले कॉन्सेप्ट में, कि साइंस का लेना है या जिसमें बायो लेना है, मैथ्स लेना है, एग्रीकल्चर लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो ये क्या अलग अलग स्ट्रीम्स बढ़ जाते थे, संकाय बढ़ जाती थी। लेकिन 9+2 12 के का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जब आया है तो यहाँ पे एक नया चेंज है। यहाँ पे स्ट्रीम बेस्ड जो एजुकेशन जो था ये अब क्या हो जाएगा, टोटल ख़त्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब समाप्त कर दिया जाएगा। अब स्ट्रीम बेस्ड क्लास नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या बनेगा, एक पूल बनेगा। एक पूल बनने का इन द सेंस क्या कि यहाँ पे आर्ट्स पढ़ने वाला जो बच्चा है वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, और उसके साथ साथ एक बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा जो है वो डिज़ाइन या फिर आर्ट्स है ना, या फाइन आर्ट्स या फिर इस तरीके के जो भी कलात्मक जो चीज़ें हैं इन पर बेस्ड होगा। तो ये क्या है, रुचिकर विषय है, और इसके बेस पर ही क्या होगा, आप रिपोर्ट कार्ड भी बनेंगे। तो इस समय एक रिपोर्ट कार्ड जब इस यहाँ जो बनना चालू होगा तो रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस कैसे होगा, इस रिपोर्ट कार्ड का
है ना। 9+12 का जो है ना, ये एक बहुआयामी ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी चरण देखा जा रहा है कि यहाँ से किस तरीके से बच्चा क्या करेगा, खुद के विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है इस व्यवस्था में, लेकिन जिस तरीके का चेंज देख रहे हैं कि आर्ट्स वाला बच्चा अगर इतिहास का विषय, तो इतिहास के साथ वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। बायोलॉजी अगर ले रहा है तो उसके साथ में वो कोई फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले सकता है। ठीक है, इस तरीके का एक यहाँ पर क्या दिखेगा हमको, एक स्ट्रीम दिखेगा, एक पूल बेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम दिखेगा, ऑर्गेनाइज सिस्टम दिखेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, शिक्षण लेंगे। रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस जो होगा वो बेसिकली कैसे होगा, या असेसमेंट जो इसका होगा ये कैसे होगा, इसका असेसमेंट 360 डिग्री पे बेस्ड होगा। किस पर बेस्ड होगा, 360 डिग्री पे बेस्ड होगा, है ना। ये कैसे इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें जो असेसमेंट है वो कैसे होगा, सबसे पहले स्वयं के द्वारा होगा, यानी कि मैं अपना पेपर या अपने जो असेसमेंट है वो खुद पहले करूँगा। उसके बाद कौन करेगा, जो मेरे साथ जो पढ़ने वाला जो मेरा वो है, सहपाठी है वो क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा, और उसके बाद जो है शिक्षक करेगा। तो इस तरीके से ये 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। तो ये थोड़ा सा नकारात्मक इसमें पॉइंट्स भी जुड़ रहे हैं। कुछ शिक्षाविदों का ये कहना है कि ये जिस तरीके से बहुत महत्वाकांक्षी और जो बोलने में जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि खुद का एनालिसिस पहले करना, फिर सहपाठी करेगा, फिर शिक्षक करेगा, तो ये जो स्टेजेस जो बनाए गए हैं असेसमेंट के, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ शिक्षाविदों का कहना है। जो हाल फिलहाल की जो चर्चाएं हुई, उस चर्चाओं में डिस्कशन निकल के आ रहा है कि ये 360 डिग्री जो असेसमेंट जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा, ऐसा मानना है लोगों का। लेकिन ये देखने में यह जो पहल की गई है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता भी है। साथ ही साथ जो ये 9+12 का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको सेमेस्टर बेस्ड किया गया है। कैसा किया गया है, ये अब सेमेस्टर बेस्ड होगा, यानी कि पढ़ाई जो है वो पूरे साल भर चलेगी। 6 माह का जो वो बनेगा, एक ड्यूरेशन बनेगा, एक पाठ्यक्रम तय होगा। जो अब तक कॉलेजेस वगैरह में जो होते थे, उच्च शिक्षा में जो होता था, उसको अभी स्कूल में लागू किया जा रहा है कि 9+12 जो यानी कि 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई है वह अब 6 माह के ऐसे अंतराल में बटेगी, सेमेस्टर वाइज ये होंगे, और हर सेमेस्टर के बाद क्या होते जाएंगे, एग्जाम्स होते जाएंगे। इसमें जो बोर्ड एग्जाम होंगे, यानी कि 10th के और जो 12th के जो एग्जाम होंगे उसको सरल बनाने को कहा गया है इसमें। मतलब ये जो 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम होगा, वो बोर्ड एग्जाम क्या होगा, सरल होगा। और रिपोर्ट कार्ड का जो बेस होगा, या किस तरीके से जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसमें आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी देखा जाएगा, साथ में आपका बिहेवियर कैसा है, या फिर आपका जो इन्वायरमेंट में जो आपका बिहेवियर कॉन्सेप्ट कैसा है, टीचिंग कह रहा हूँ सॉरी, क्लास में आपका बिहेवियर कैसा है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए क्या बनेगा, आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। और इस तरीके से क्रेडिट जो बनते जाएंगे, नंबर बनते जाएंगे, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि उसके लिए एक अकाउंट भी क्रिएट होगा, एक डिजिटलाइजेशन एक बैंक का काम किया जा रहा है, जिसपे वो क्रेडिट क्या होंगे जुड़ते जाएंगे। इस पर भी इसमें बेस किया गया है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि और जो महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं इस शिक्षा नीति के तहत, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा कौन, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए भी ये जो टाइम होगा वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम का है। तो इसमें 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए एनसीईआरटी 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसे हम कह रहे हैं NCPFECCE। क्या है ये NCPFECCE ये कहलाता है कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्लियर चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इस पे बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे कि जो बाल विकास की हम जो बात करते हैं, बाल शिक्षा की बात करते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार होगा यहाँ पर, जिसे NCPFECCE प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, फाउंडेशनल
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के महत्व देने के लिए एक मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्थापित किया जाएगा, है ना। क्या कि स्थापित किया जाएगा, मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्थापित किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ठीक है, या जो लगातार जो उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ने वाले जो विद्यार्थियों की जो संख्या है लगातार जो कम होती जा रही है, उसको या क्या पे किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। शिक्षा की ओर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे एक असेसमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय की भी स्थापना की जाएगी, जिसे नेशनल असेसमेंट सेंटर बोला गया है। ठीक है, किसकी स्थापना की जाएगी? नेशनल असेसमेंट सेंटर, इसकी स्थापना की जाएगी, जिसका काम क्या होगा, बेसिकली जो ये स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर ये काम करेगा, जो असेसमेंट करने का काम करेगा, मतलब पूरी नीति का भी और शिक्षा व्यवस्था की भी। इसे क्या कहा गया है? परख। क्या कहा गया है? परख। परख इन द सेंस क्या? परफॉर्मेंस असेसमेंट्स रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी चर्चा होगी कि ये शिक्षा नीति किस तरीके से काम कर रही है, शिक्षा की हर गतिविधियों पर क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, और उसके लिए क्या नेशनल असेसमेंट सेंटर का भी क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो गौरवान्वित क्षेत्र हैं और जो कुछ स्पेशल जो समुदाय हैं, है ना, जो समूह हैं, उनके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, जो स्पेशल फंड होता है ना, जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन, इन लोगों की स्थापना भी की जाएगी। तो क्या करेगा, आपको जैसे एक क्षेत्र समुदाय है या जो गौरवान्वित करने वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उन पे क्या करेगा, इसका फोकस होगा। जो आपका जो जेंडर इंक्लूजन फंड जो रिलीज होगा, ठीक है, और जो स्पेशल जो जोन बनेगा, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि शिक्षा में एक नए चरण के एक पहलकारी और एक नई परिवर्तनकारी योजनाओं को लाना संभव हो पाएगा अगर जोन क्रिएट होता है। जिस तरीके से हमारे एक सेज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट होता है, तो उसके माध्यम से ये देखने को मिला। लेकिन इसका क्रियान्वयन अगर सही तरीके से होता है तो ही ये क्या है, संभव है, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो। इसके बाद जो है एक नई इसमें चीज़ जोड़ी गई है, हालांकि ये बहुत समय से लंबी बातें कही जा रही है कि वोकेशनल एजुकेशंस जो है उस पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा जोर देंगे, कौशल विकास पर हम ज़्यादा जोर देंगे, इस पर हमेशा बात चल रही है। तो जो वोकेशनल एजुकेशन है, इस पर जो आंकड़े जो बोलते हैं या जो रिपोर्ट में जो बातें बताई गई है उसके अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा। वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत जो ग्रॉस इनरोलमेंट है, ग्रॉस इनरोलमेंट या जो सकल पंजीयन जो है, नामांकन जो है, इसको 2018 में जो इसका आंकड़ा है 26.3 का, 2018 में इसका कितना है, 26.3% का है। इसको 2030 तक 50% लाने का है। 2030 तक कितना लाना है, सॉरी 2035 है, इसे माफ़ कीजिएगा, 2035 तक इसे कितना लाना है, 50% लाने का लक्ष्य रखा गया है कि ये इनरोलमेंट वोकेशनल एजुकेशन में कितना हो जाए, 2035 तक 50% हो जाए, इसको यहाँ तक पहुँचाना है। इसके अलावा एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, MERUS। ठीक, किसकी स्थापना की जाएगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना
की जाएगी। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय शोध संस्थानों का गठन किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि शोध की संस्कृति और शोध को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्या है, एक कदम है कि अब तक अलग अलग शोध संस्थाएं भी हैं, लेकिन अब एक नेशनलाइज्ड रिसर्च सेंटर होगा, नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा, तो वो क्या करेगा कि शोध की जो संस्कृति है, अलग अलग पहलू हैं कि अभी क्या सेपरल संकाय वाइज सब बटा हुआ है, जैसे ICHR है ना, ICAR है, तो इस तरीके की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो कोई कृषि के में क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई आर्कियोलॉजी में है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे या हिस्ट्री पे है, तो इस तरीके की अलग अलग जो संस्थाएं बटी है वो अब क्या होगी, नेशनलाइज होगी और क्या बनेगा, एक राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए एक उच्चतर शिक्षा आयोग होगा। उच्च शिक्षा के लिए क्या होगा, एक उच्चतर शिक्षा आयोग होगा जो सर्वोच्च निकाय होगा। इस पे किसी भी बात की हम पहल कर सकेंगे, ये क्या होगा, एक सर्वोच्च निकाय होगा। लेकिन इस आयोग के दायरे से कौन अलग होगा, मेडिकल अलग होगा और जो लीगल एजुकेशन है वो अलग होगा। मेडिकल और कौन सा, लीगल, जो लॉ वगैरह जो होता है ना, तो लीगल जो एजुकेशन जो होगा और मेडिकल जो एजुकेशन होगा, दोनों क्या है, इसके दायरे से बाहर रहेंगे क्योंकि इनकी अपनी इंडिपेंडेंट संस्था रहती है। ठीक, डिजिटल लर्निंग को भी ये बेस दिया गया है, मतलब फोकस किया गया है इस नीति में, NETF। ठीक है, NETF यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, डिजिटल लर्निंग के लिए क्या किया गया है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम, इसकी स्थापना की जाएगी। ये क्या थी, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके तहत ये बताया गया है कि ये सारी चीज़ें नए नवाचार के रूप में हम लाएंगे, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी ये कहा है कि यह जो शिक्षा नीति आएगी ये नवाचार पे है और ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के लिए है, मतलब एक परिवर्तनकारी कहना चाहिए कि जो हम बात करें सुधार की, उसके लिए लाया जाएगा करके। लेकिन ये अब कितना कारगर होता है, इसका क्रियान्वयन कितने अच्छे तरीके से होता है, ये देखना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको क्या करना है, एक संतुलित वे में हमारे कॉन्सेप्ट को समझना है इसको। अब इसके बाद कुछ और प्रमुख बात यह है, जैसे पाली है ना, आप ध्यान सुनिएगा इसको, पाली है, फारसी है और प्राकृत है, इनके लिए अलग से एक संस्थान बनाया जाएगा। ऐसा ही क्या किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है इस नीति में या इस पॉलिसी में, जो एक अच्छा कदम भी है कि पाली और फारसी और साथ में प्राकृतिक जो भाषा है उस पर क्या किया जा सकता है, जोर दिया जा सकता है। उच्च शिक्षा की जब हम बात कर रहे थे तो उच्च शिक्षा के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जैसे हम लोग 9+2 की बात की है और उसमें जैसे हमारे आज परसेंटेज कम हो जाते हैं, परसेंट बेस्ड सिस्टम होता था, तो क्या होता था कि बहुत जो हायर परसेंटेज वाले जो लोग हैं उनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन आराम से मिल जाता था। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि जो कम परसेंट वाले, जिसकी इच्छा है कि वहाँ पे वो पढ़ सके, तो उसको वो माध्यम नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए इसमें क्या तय किया गया है कि कैट होगा। क्या है ये कैट, ये है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, है ना। ये किसके द्वारा लिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिया जाएगा, है ना। ये किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए मुझे किसी संकाय में प्रवेश लेना है ना, तो उसमें जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में मुझे प्रवेश लेना है, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम को देने के बाद उसमें जो मार्क्स मेरे आए हैं उस मार्क्स का और प्लस जो मुझे जो 12th में मेरे मार्क्स हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम के मार्क यानी कि CAT के मार्क्स प्लस 12 के मार्क्स, ये दोनों को जोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। ठीक है, अगर मैं मेरिट में आ जाता हूँ तो ये क्या है, बहुत बड़ा एक माध्यम बन रहा है कि जो बच्चे बाहर रह जाते थे, छूट जाते थे, अगर उसके नंबर कम है तो अब वो इसमें अच्छे नंबर लाकर भी क्या कर सकता है, इसमें प्रवेश पा सकता है। क्या जो एक बहुत अच्छा माध्यम बना दिया गया है। अब जो है ग्रेजुएशन लेवल पर या जो उच्च शिक्षा है, इसको में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। ग्रेजुएशन में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, इसे कहा गया है मल्टी एंट्री और
मल्टी एग्जिट। ठीक, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है ये? ठीक है, मतलब इसमें ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कैसा होगा, वो 4 सालों का होगा। ठीक है, इसमें आप किसी भी वर्ष में अगर आपकी पढ़ाई छूट जाती है किसी भी कारणवश, तो भी वह क्या करेगा, आपको किसी न किसी जॉब देने के लिए या किसी न किसी आपको कहीं नौकरी करने के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे होगा? जैसे फर्स्ट ईयर में आपने ये पहले ईयर में आपने पढ़ाई करके आगे छोड़ दिया, तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। आपकी पढ़ाई अधूरी नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत अच्छी वो कॉन्सेप्ट लाया गया है इसमें कि अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई आपकी छूट जाती है, तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल की पढ़ाई करने के बाद आपकी अगर पढ़ाई छूट जाती है तो आपको क्या मिलेगा? एक डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी। किसकी डिग्री मिलेगी? बैचलर की एक डिग्री मिलेगी। ठीक, और उसके बाद फिर आप जारी करते हैं क्योंकि तो चौथे वर्ष में आपको क्या मिलेगा? बैचलर की डिग्री प्लस रिसर्च। ठीक है, इसकी डिग्री क्या मिलेगी? डिग्री के साथ साथ प्लस रिसर्च वर्क करने के लिए आपको आगे मौका मिलेगा फोर्थ में। मतलब यहाँ से अब क्या कर रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूथ हैं, उनका जो ध्यान है अब उच्च शिक्षा की ओर और बढ़ाया जा रहा है। मतलब रिसर्च की ओर आपको क्या किया जाएगा? और प्रेरित किया जाएगा। तो इसके तहत मान के चलिए कि अगर रिसर्च का प्रोग्राम और ज़्यादा अच्छा आता है तो आपके लिए छात्रवृत्ति और रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाने, क्योंकि ये उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा जो अपनी डिग्री करने के साथ साथ अगर कुछ रिसर्च प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो रिसर्च में उनको क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा। ये सभी के लिए होगा ये। तो ये क्या बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे भी आपकी पढ़ाई अगर छूटती है तो आपको क्या मिलेगा? एक या तो सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, फिर डिग्री मिलेगा, फिर डिग्री प्लस रिसर्च आपको मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि इस समय कुछ जो बातें की गई कि सक्षम संस्कार शिक्षा, है ना। तो मतलब सक्षम संस्कार शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है इसमें, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो आपके सर्टिफिकेट जो मिल रहा है, डिप्लोमा मिल रहा है, डिग्री मिल रहा है या डिग्री और रिसर्च का जो कार्यक्रम मिल रहा है, इनमें जो क्रेडिट डेवलप होंगे, मतलब जो आपके मार्क्स हैं एक तरीके से वो क्रेडिट के रूप में रहेंगे। तो उस क्रेडिट को सिक्योर करने के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से क्या किया जाएगा? एक बैंक तैयार किया जाएगा जिसे क्या कहा गया है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहां पर आपका अकाउंट होगा और इस अकाउंट में आपके क्रेडिट सिक्योर होंगे। जब भी आप कोई नए काम करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट भी क्या होता जाएगा? डेवलप होता जाएगा। जैसे कहीं पे भी आपने अगर कुछ कहा छूट गया है, जैसे सर्टिफिकेट हुआ या डिप्लोमा हुआ, यहाँ तक आपको छूट गया, तो आपका क्रेडिट क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। उसके बाद अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो ये क्रेडिट क्या होता जाएगा? उसमें जुड़ता चला जाएगा। तो ये आपके लिए क्या बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये किस तरीके से इनरोल्ड होगा, क्या है इस पे और क्या चर्चाएं होंगी, जब ड्राफ्ट आएगा, पूरी तरीके से बिल बन प्रस्तुत होगा, कानून बनेगा, तो उसके बारे में और हमारे साथ क्या होगी? चर्चा होगी। जैसे कि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा कि यह एक नवाचार है, एक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म लाएगा। प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा कि ये शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में आएगी। 34 वर्ष के बाद में शिक्षा की व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव है। इस तरीके की बातें इसके लिए की गई हैं। अब इसका जब हम पूरे तरीके से इसको और पढ़ेंगे और हम अध्ययन करेंगे तो इसका जो निष्कर्ष निकलना है वो किस रूप में निकलना है? एक सकारात्मक और नकारात्मक के भाव के बीच का एक समीक्षात्मक इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, ताकि इसमें कुछ जो कमियां दिख रही है वो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कुछ कॉन्सेप्ट में लिखते भी हैं कि जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का आलोचनात्मक विवरण लिखिए, ठीक है, या उसकी कमियों को लिखिए।
ठीक है, तो कमियां लिखें तो इसमें से हमको अब कमियां निकालनी है कि जैसे मैंने कुछ कमियां खोजी थी उसको आपको बताया है, तो उसके अलावा और कुछ कमियां आपको दिखेंगी। तो अब इसके बाद जब भी कोई भी आप ऐसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। ये इतना पूरा ग्राफ जो मैंने आपको बताया, पूरा डाटा जो बताया है, वो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट भी को भी क्या किया है, जारी कर दिया है। आप उसको इसकी वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग जो लोग हैं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल्स पे या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उनको भी ये क्या मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं कि रिव्यू कर सकते हैं। अच्छे आर्टिकल्स इसके पे आएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपको जरूरी क्या है, जैसे ही न्यू शिक्षा पॉलिसी आई है तो कई शिक्षाविदों ने इसकी कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की है, ठीक है, कमियों को भी बताया है। उसको भी आपको क्या करना है, अब कलेक्ट करना है। तो और उसके बाद संतुलित आपको कोई भी एक ऐसे तैयार करके रखना है किसके ऊपर जो होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पर होगा। आप उसको कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 1000 शब्दों में लिखिए। 1000 शब्दों में लिखने से आपको फायदा ये होगा कि आपके पास कंटेंट 1000 शब्दों तक का एक ऐसे तैयार होगा। और जब आप उसको एग्जाम में लिखने को लिए रहेंगे तो कम से कम आपको कुछ चीजें कहीं ना कहीं स्किप होती है लिखने के दौरान, तो वो क्या करेगा, कम से कम 750-800 शब्दों तक आपका एक ऐसे कंप्रेस होकर तैयार होगा और आप एग्जैक्ट लिख सकेंगे। वहां पे आपको एग्जाम हॉल में कोई सोचने की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी इसके लिए, है ना। कोई बहुत ज्यादा सोचने मतलब कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे आया, किसने रेगुलेट किया, ये सारी चीजें आपको फैक्चुअल तरीके से आपके पास डाटा होना चाहिए। ध्यान रखिए, एक अच्छा ऐसे तभी होता है जब उसमें आंकड़े होते हैं, ठीक है, उसमें फैक्ट्स होते हैं, तब वो एक अच्छा ऐसे है। और लेख की जो तारतम्यता है वो निश्चित होनी चाहिए, तब जाकर आपका कोई भी निबंध क्या है, बहुत अच्छा बनता है। ठीक, तो आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, नई शिक्षा नीति के बारे में। अब ऐसे ही और भी अलग कुछ टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो छत्तीसगढ़ के किसी एक मुद्दे को लेकर होगा, और बेसिकली जो वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है उसी को लेकर कुछ ना कुछ हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।